तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? फर्स्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे लेकिन जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? सर्कुलर मोशन की बात हो रही है कि जब कोई चीज सर्कल के फॉर्म में मूव करेगी। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है ये ऐसे जाएगा 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 जाएगा, फिर ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रेडियस की तरह यहाँ पे अगर देख सकते हैं, तो इसको मैंने आर डैश बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया जी? आर बोल दिया। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचूं तो मुझे वेलोसिटी पता चलेगी, है ना। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे पॉइंट पे जा रहा है, ऐसे इस तरीके से जा रहा है। तो इसके बीच में आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, कौन सा? सी पी पी डैश, सी पी और पी डैश नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल नजर आ रहा है जी एच और आई। अब इसमें हमने क्या किया है? तो इसमें हमने क्या किया कि ये जो वेक्टर था इसको उठा के हमने यहाँ लाइन बना ली पैरेलल बी, और ये जो वेक्टर था इसको उठा के हमने लाइन बना ली यहाँ पे बी डैश, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया चेंज इन वेलोसिटी। समझ रहे हो? इस वेक्टर को उठा के बेटा हमने यहाँ रखा और इस वेक्टर को उठा के बेटा हमने यहाँ रख दिया, और फिर वेक्टर का फॉर्मूला लगा के हमने इसको क्लोज कर दिया। तो यानी हमें क्या पता चल गया? इस वेक्टर से पता चल गया कि चेंज इन वेलोसिटी हुई है। समझ गए? इतनी बात समझ आ गई। अब इस डायग्राम को बना लीजिए पहले आप। तो जो दोनों जो ट्रायंगल थे हमारे, ठीक है, ये जो दोनों ट्रायंगल थे, अभी आप लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है यहां पे अगर आप देखें ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है ये पूरा जो है, और ये जो ट्रायंगल है ये आपस में सिमिलर है। सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए होता था हमें? एंगल एंगल सिमिलरिटी होती थी ना, होती थी ना। तो इस एंगल एंगल सिमिलरिटी में अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा थीटा दोनों का सेम है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, डेल्टा थीटा एंगल जो है सिमिलर है क्या? सिमिलर लग रहा है? जैसे ये वाला जो, यानी कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर है, और यहाँ पे 90 का एंगल भी बन रहा है बीच में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है इन दोनों में। ध्यान से देखिए कैसे अलाइंड है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए 90 बन रहा है। तो दो एंगल 90, यानी ये 45, ये 45 हो गया। तो यानी एंगल एंगल सिमिलरिटी से, जो कि तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर अगर हो गए तो इनकी साइड को रेशियो में लिख सकते हैं, तो यही हम रेशियो में लिखेंगे अभी। ठीक है, तो अब आप ये येलो पेन से जो मैंने लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए, पूरा डेरिवेशन आएगी। तो देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी लिखी हुई है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर और वी बाई आर। ठीक है, अब एंगल देखिए यहाँ पे डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ये वाला डेल्टा वी ये वाले डेल्टा आर के रेशियो में आएगा, यही लिखा है वहां पे, और एक साइड रेशियो में आ जाएगी कोई भी। ठीक है ना। इससे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव कर रहे हैं बेटा, तो इसको लिखिए जरा फटाफट अपनी कॉपी पे। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी होता है ना, होता है कि नहीं होता डीवी बाई डी? इस डीवी बाई डी को लिमिट के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डीवी और डेल्टा सेम ही चीज है, ये डेरिवेटिव ही है। ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब डेल्टा वी की वैल्यू आ चुकी है आप लोगों के पास। ठीक है, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आ गया था डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, और यहाँ पे वी बाई आर, दोनों साइड के रेशियो में ले लिया हमने ट्रायंगल की। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, डेल्टा वी में हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, वेट। सो डेल्टा वी में हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, क्या हो गया? वी डेल्टा आर लिख दूंगा पूरा, और आर डेल्टा टी लिख दूंगा। डेल्टा टी तो पहले से ही था ना, पूरा लिख दिया मैंने। अब यहां से वी बाई आर को बाहर ले लूंगा मैं, और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी तो वी होता था ना, तो यहाँ पे आर लिख देता हूं। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया अब यहाँ पे? वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन कौन सा हो गया? वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब ये सेंट्रीपिटल का क्या मतलब है? सेंट्रीपिटल मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर आप एक बकेट ले लो, सपोज करो, ठीक है, पानी भर लो उसमें और उसको ऐसे घुमाओ,
तो मेरा सवाल ये है कि पानी नीचे गिरेगा कि उसी में रह जाएगा जब तक आप घुमाते रहोगे? बताओ। जब तक आप घुमाते रहोगे तो पानी गिरेगा नहीं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर आपने बकेट ले लिया ऐसे, ठीक है, उसमें पानी भर दिया और ये मोशन में है, ऐसे मोशन में है, ठीक है, तो ये गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स ने रोका हुआ है इसको। जैसे ये पेन मेरे हाथ से नहीं गिर रहा क्योंकि मेरे हाथों की फोर्स ने इसे रोका हुआ है, ऐसे ही दो तरीके की फोर्स लगती है, हमें नहीं दिखाई देती, हमने एजम्पशन माना हुआ है कि जैसे यहां पे फोर्स ने रोका हुआ है तो यहां पे भी फोर्स ने रोका हुआ है, तो एक फोर्स यहां लग रही है और एक फोर्स यहां लग रही है। तो इधर जो लगती है वो लगती है सेंट्रीफ्यूगल, और इधर जो फोर्स लगती है वो कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी अभी आप लोगों ने डिराइव कर लिया, AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अभी न्यूटन्स लॉ तो हमने पढ़ा नहीं है, 9th में आप लोगों ने पढ़ा था ना। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। तो इसको मैं और फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं? AC की जगह पे वी स्क्वायर बाई आर, तो यानी मेरा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन गई? mv स्क्वायर बाई आर, और एक्सेलरेशन मेरा क्या था? सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाई आर। इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं कि मान लो अगर हमारे पास एक रेडियस का एक वायर है और हमने एक पत्थर को बांधा हुआ और यूं घुमा रहा हो, तो बताइए सेंट्रीपिटल क्या होगी? एक्सेलरेशन। मान लो वेलोसिटी अगर दी हो तो इजीली निकाल सकते हो, है ना भाई? या अगर मास दिया हुआ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हो। ठीक, इसको फिर हम रिलेट कर सकते हैं रोटेटरी मोशन वाले चैप्टर से, उसमें भी हम ओमेगा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए आप लोग अभी। सेंटर की तरफ ही लग रहा होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी अगर मैं ऐसे ऐसे इसमें मोशन हो रहा है, ये अगर मोशन हो रहा है तो इसकी जो नोक है, जो इसकी ऐसे घूमेगा ये, तो इसकी नोक की तरफ भी सेंट्रीपिटल लग रही होगी हमेशा, इसकी नोक की तरफ जो पेन है। ठीक है, तो इसको सेंटर सीकिंग बोला जाता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि ये एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। वेक्टर तो सुना था हमने डिस्कस, लेकिन कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर जो है। तो ये थोड़ी नई चीज है, इस पे असर्शन रीजन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्शन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये लिख लो। और सेंटर सीकिंग तो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि V और R तुम्हारे कांस्टेंट है और हमेशा ये इसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन इसकी हर वक्त बदलती रहती है। यहां से फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, इस पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि यहां पे पूछा है कांस्टेंट वेक्टर का रीजनिंग पूछ लेगा, जहां एनसीईआरटी में देयरफॉर, बिकॉज, सिंस, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सब इंपॉर्टेंट होती है, बायो में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। जहां बोल रहा है कि थिंक इट ओवर, वहीं से सवाल उठाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन में कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। ये बन गया तुम्हारा ये एक्सेलरेशन बन गया। रीजन में यही चेप दिया उन्होंने पूरा, तो यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो रीजन में कुछ और चेप दिया तो वो रॉन्ग है। तो एक्सेलरेशन रीजन में पहले पता क्या लगाना है कि दोनों बातें सही है। ठीक है ना, दोनों बातें सही होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि इंडिया में ऋषिकेश है, सही बात है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं ये भी बोलूं कि ऋषिकेश हरिद्वार के पास है, रीजन में दे दिया मैंने, ऋषिकेश हरिद्वार के पास है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा मैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? तो इस तरीके से सोचना है और आंसर देना। लेकिन यहां क्लियर कट दिया हुआ है कि V और R कांस्टेंट है, तुम्हारे मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है। ठीक है, देयरफॉर अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। तो इसको अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करें, बार बार रिवाइज करें एक एक लाइन, क्योंकि इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, हाईलाइट करिए, लिखिए नोट बना के।